इसी के साथ में एक नए वक्ता को बुलाता हूं। तो मैं बुलाता हूं यहां पे गोपाल वशिष्ठ को। हर आदमी की अपनी कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज होती है, बस केवल हमें उसकी एक्सपर्टीज में से अपने काम की चीजें निकालनी है। हम जाते हैं चाइना बाजार जाते हैं ना, 10 रुपए का माल 10 रुपए का माल, लेकिन वहां पे 60 रुपए का प्लास भी बेच रहा होता है वो। हम 10 का देख के घुसते हैं, 60 का माल लेके आते हैं। तब हमें देखना है कि चाइना बाजार में तुमने क्या लेके जाना है। प्लीज। सबसे पहले पंडित जी को नमस्कार और आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार करते हुए दीपक जी का धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और आनंद आ रहा है, सबको सुनने में मज़ा आ रहा है। तो क्योंकि मेरा कोई विषय पहले से डिसाइड नहीं था, तो अचानक इन्होंने कहा तो फिर भी बोलना है। तो मैं ज्योतिष पे बात ना करते हुए वास्तु पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। वास्तु में जो लोग कार्य करते हैं, आपने देखा होगा पिछले 10-12 सालों से वास्तु का चलन कुछ ज़्यादा हुआ और 20 सालों से शुरुआत हुई, 20-25 सालों से शुरुआत कह सकते हैं। उससे पहले ज्योतिष का चलन था, ज्योतिषी थी और ज्योतिष के बारे में ही चर्चा ज़्यादा रहती थी। आजकल जो मॉब चला वो वास्तु का चल गया। फिर धीरे धीरे एस्ट्रो वास्तु शुरू हो गया। कुछ लोग अलग अलग तरीके से वास्तु के नए नए आयाम खोजने लगे। तो क्या वास्तु इतना नया था? वास्तु सही मायनों में हमारा जो वास्तु शास्त्र है बहुत ही प्राचीन और हमारे जिसे कहते हैं जो 4 वेद हैं उनसे निकली हुई विद्या है। पुराने टाइम में जब आप सुनते थे कि किसी देवता को मकान बनाना होता था तो वो विश्वकर्मा जी को याद किया करते थे। अब विश्वकर्मा जी जो वो कौन थे? वो उस जमाने के आर्किटेक्ट हुआ, आप उसे ऐसा समझ सकते हैं। और वास्तुशास्त्र जो है वो ज्योतिष पर आधारित नहीं है। कुछ लोग ये मिथ मान लेते हैं कि ये सूर्य का स्थान है, ये मंगल का स्थान है। हमारा नॉर्थ इंडिया का शास्त्र और साउथ इंडिया का शास्त्र दोनों अलग अलग बातें कहते हैं। विश्वकर्मा प्रकाश में वास्तु का काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई। तो साउथ में मैमतम जी ने बड़ा अच्छा उसमें अपना वक्तव्य रखा। रामायण की चर्चा इन्होंने की तो रामायण पे मुझे एक बात याद आती है। जब भगवान राम जो है महर्षि अगस्त के आश्रम में गए तो उस समय उन्होंने एक बात कही लक्ष्मण जी से कि सारे नॉर्थ का ज्ञान एक तरफ और महर्षि अगस्त का ज्ञान एक तरफ। इसका मतलब यह है कि साउथ में जो ज्ञान था वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, बहुत ज़्यादा, जिसे कहें कि वहाँ के लोग बड़े जुझारू थे ज्ञान को अर्जित करने में, ज्ञान को पाने में। और आप देखते हो कि साउथ में जो है आज भी जो लोग पूजा पाठ को महत्व ज़्यादा देते हैं बनिस्बत नॉर्थ इंडिया के। वास्तुशास्त्र जो है वो सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं कि हमने सोफ़ा इधर सरका दिया या बेड इधर सरका दिया और हमारे घर का वास्तु ठीक हो गया। जिस प्रकार से एक एग्जाम के अंदर 100 नंबर का पेपर आता है, कुछ क्वेश्चन 20-20 नंबर के होते हैं, कुछ 1-1 नंबर के होते हैं। अगर 20 नंबर का सवाल गलत हो जाए तो आप ये मान के चले कि 20% मार्क्स खत्म हो जाते हैं। तो जो बेसिक रूल हैं, अगर हम वास्तु में, जैसे लाल किताब में कहा गया कि हमारे को सावधानियां बरतनी है, इसी प्रकार वास्तु में भी जो है अगर आप गलत दिशा चयन कर लेते हैं तो वो आप ये मान के चले कि 20% आपने पहले ही उसको खो दिया। फिर चाहे आप सोफा इधर सरकाएं या अलमारी उधर सरकाएं या अपना बेडरूम इधर से उधर ले जाएं, होने वाला कुछ नहीं है। दूसरा, एक खास चीज पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने देखा होगा वास्तु
में जब हम किसी भवन का निर्माण करते हैं या नक्शा देखते हैं तो उसके अंदर एक चीज होती है वास्तु पुरुष की पूजा। हमारे शास्त्रों में आई है कि वास्तु पुरुष की पूजा की जाए। तो क्या हमारा विज्ञान इतना सस्ता था कि वो किसी कहानी किस्से पर आधारित था कि हमने अज्यूम कर लिया कि वहां एक वास्तु पुरुष है, कोई आदमी लेटा हुआ है, उसके सर इधर है तो इधर हमने ये काम नहीं करना, उसके पैर इधर हैं तो हमने ये काम नहीं करना। हमारा विज्ञान इतना सस्ता नहीं था, सिर्फ समझने का फेर था। जो वास्तु पुरुष है, हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान है उसको एक कोड वर्ड में डाल के दिया ताकि आम आदमी उसको चोरी ना कर सके, उसकी कॉपी ना कर सके। मैं बताऊं, शास्त्र में इसका जिक्र मिलता है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो मेरी अपनी कही हुई है, इसका शास्त्रों में जिक्र है। मैंने भी किसी गुरुओं से सीखा, ज्ञान प्राप्त किया, वो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। पहले जमाने में जैसे हम ओम लिखते हैं, प्राचीन काल में जो ओम लिखा जाता था वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता था। जो ओम की जो रचना थी, जो ओम का लिखावट थी, वो 3 हिस्सों में थी। ये जो वास्तु पुरुष है उसी का ही एक रूप है, ओम का ही एक रूप है, यानी कि ओम की ही पूजा है। वास्तु पुरुष की जो पूजा है वो ओम की पूजा है। और वास्तु की जो 4 दिशाएं हैं, जो 4 कोने हैं जिन्हें हमें विशेष हमने माना, वहां पर जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं, हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं, जब हम उसको उस पद्धति के हिसाब से उसमें लिख करके और जमीन में दबा देते हैं तो वो हमारी बॉडी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और हमारा शरीर जो है वो रिदम करना शुरू कर देता है उन स्वर और व्यंजन के साथ। दूसरा, जो मकान बनता है किसी भी, कोई भी, क्योंकि वास्तु हम करेंगे तो किसी ना किसी भवन का करेंगे। खुले हुआ मैदान जिसकी 4 दीवारी नहीं है उसका वास्तु नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं सीमा में बांधा जाएगा। और जब किसी भी भूमि के टुकड़े को हम सीमा में बांध देते हैं तो वो जो सीमा में बांधा जाता है वो लेंथ एंड विड्थ के आधार पर बांधा जाता है। उसकी एक लंबाई हम एक डिसाइड करते हैं, उसकी एक चौड़ाई डिसाइड करते हैं। इसका मतलब है जो वास्तु का भेद है वो उस लंबाई और चौड़ाई के अंदर छुपा हुआ है। अयादी एक ऐसा नंबर निकाला जाता है अयादी शास्त्र के मुताबिक, जो घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उनके नक्षत्र के हिसाब से एक अयादी नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। जो 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, जो उनके साथ रेजोनेट कर सके, उस एनर्जी के साथ मैच कर सके, ताकि उस घर में जो रहने वाले लोग हैं उनको धन की, ऐश्वर्य की, लाभ की प्राप्ति हो सके, उनकी लाइफ बढ़ सके। तो उस अयादी नंबर के हिसाब से ही उसकी लेंथ और विड्थ डिसाइड की जाती है। और उस लेंथ और विड्थ की डिसाइड करने के बाद अब नेक्स्ट चयन होता है कि हम किसी भवन का निर्माण करें, किसी सिटी का निर्माण करें, किसी टाउन का निर्माण करें। पहले जब किसी भवन के निर्माण से पहले किसी शहर का जब हम निर्माण करते थे तो वहां एक मंदिर का निर्माण किया जाता था। आप देखें जितने प्राचीन मंदिर हैं वो कहीं ना कहीं वास्तु के नियमों पर आधारित हैं। लेकिन जो आप लोग नॉर्थ इंडिया में जैसा वास्तु पढ़ते हैं वो उन नियमों पर आधारित नहीं है, क्योंकि
वास्तु जो है वो कहीं ना कहीं ट्राइन शेप में भी है, मतलब उसको जब हम उसकी गणना करेंगे तो कहेंगे ये कटा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब हम अपनी नींव का पत्थर रखते हैं, उस मंदिर के, जो मैंने मंदिर की बात कर रहा था, मंदिर के रेजोनेट करते हुए मकान का निर्माण होता था। और आप देखते थे पहले के जो टाउनशिप बसे हुए हैं वो तकरीबन 0 डिग्री के आसपास उनकी डिग्रियां रहती थी, 0 से 5+, मतलब ज़्यादा टिल्टेड नहीं होते थे मकान, आड़े तिरछे, मतलब जैसे कि अगर किसी का घर 20 डिग्री टिल्टेड है, जो वास्तु जानते हैं उनको पता होगा कि मैं किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। जब वो मकान घूम जाता है, आपका टिल्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो आप जब ग्लोब के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखते हैं तो वहां एक चौरस ग्राफ पेपर की तरह लाइनें खींची हुई आती हैं। ये गूगल पे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और जो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो लाइनें हैं, और जब हमारा मकान या हमारी कोई बिल्डिंग टिल्ट हो जाती है तो वो उस नॉर्थ और साउथ पोल से शिफ्ट हो जाती है। और वो शिफ्ट होने के साथ साथ क्या होता है, वो मकान की पूरी रूपरेखा बिगड़ जाती है। फिर हम क्या करने लगते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुंबा जोड़ा, मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ। वो कहते हैं इससे रिजल्ट आ गया, वो कहते हैं उससे रिजल्ट आ गया। भैया वो रिजल्ट, क्योंकि आप मकान गलत ही बना, उसकी नींव गलत रखी गई, आप उसे ठीक कर रहे हैं, तो हिट एंड ट्रायल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर वो नीचे से नींव रख करके सही बनेगा तो 100% है, वो सालों साल उसमें रहने वालों को सुख शांति प्रदान करेगा, आनंद प्रदान करेगा, खुशी प्रदान करेगा। जो मकान 0 डिग्री पे है उसे कहा जाता है ईशा प्राची, शुद्ध प्राची 0 डिग्री पे, और जो टिल्टेड है 5 से 7 डिग्री उसे कहा जाता है ईशा प्राची। और एक होता है आग्नेय प्राची। अयादी में ये 3 लैंग्वेज यूज होती है। जो शुद्ध प्राची वो मंदिरों के लिए, ऐसे घर में रहने वाले लोग, भगवान को मानने वाले, धर्म कर्म की बात करने वाले, मतलब उनके दिमाग में पैसा ज़्यादा महत्व नहीं रखेगा। जो थोड़ा सा टिल्टेड होगा लाइन से, वो ईशा प्राची है। ऐसे लोगों के जो मकान होंगे वो धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, पैसा खूब आएगा, घर में खुशी होगी, आनंद होगा, शांति होगी। जो आग्नेय प्राची है, ज़्यादा टिल्टेड हैं, और उनका मेन गेट भी अगर आग्नेय प्राची में आ जाए, सिर्फ मेन गेट, बाकी मकान की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो जीवन भर ठीक नहीं होगा। तो अब किया क्या जाए? अब करने के लिए उसमें जो बताया गया, उसमें बताया गया, मान लिया जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मकान अच्छा बने बनाए मकान में रह रहे हैं, तो मकान को तो तोड़ के बना नहीं सकते, आजकल तो महंगाई बहुत है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टेबल है, जिस टेबल पर बैठ करके हम काम करते हैं, हम उसको अपने नक्षत्र के हिसाब से रेजोनेट करके उसकी लेंथ और विड्थ ले सकते हैं। तो जब जब हम उस टेबल पे काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जिन लोगों की हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, आपस में नक्षत्र ही नहीं मिलते, कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए बड़ा छोटा सा कार्य है। तो उनका जो बेड है, जिस पर वो दिन के 24 घंटे में से 8, 7, 10 घंटे गुजारते हैं, अगर वो उन दोनों हस्बैंड वाइफ के नक्षत्र के हिसाब से उसकी लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करके उसकी बेड को डिज़ाइन किया जाए, तो वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है। जो बीमार आदमी है, हम
उसको दवाई देते हैं, पानी के गिलास में दवाई देते हैं। एक गिलास में पानी डालते हैं, दवाई पानी से ही पिएगा। तो जो गिलास का जो डाया है या लोटे का जो डाया है, डाया मीन्स उसकी जो गोलाई है, वो अयादी के हिसाब से कैलकुलेट करके उसको दी जा सकती है, उसको फायदा हो सकता है। जो पूजा पाठ करते हैं, स्पिरिचुअल में ज़्यादा चाहते हैं, भैया ये एक मैंने आपको बताया अयादी सूत्र है, पढ़ना पड़ेगा। ये 1 मिनट का काम नहीं, ब्रेड एंड बटर नहीं है के लिए। मैंने आपको एक रास्ता दिया, मैंने आपको शास्त्र का नाम बताया, मैंने आपको पर्टिकुलर कोर्स का नाम बताया। अयादी पढ़ें, अयादी के नंबर से कैलकुलेट होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। दूसरा, जैसे मैंने दीपक जी से वास्तु मकान कुंडली सीखी, तो दीपक जी ने एक कैलकुलेशन बताई, हस्ता कैलकुलेशन। अयादी में जो कैलकुलेशन है, हस्ता कैलकुलेशन है, और एक उसमें है, मेरे को अभी नाम दिमाग से है, उसमें 3 कैलकुलेशन होती हैं। मतलब छोटी कैलकुलेशन के लिए, मतलब जैसे हमें किसी का पेंडेंट डिज़ाइन करना है या किसी का नग का उसका डाया डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए वो कैलकुलेशन जो पैरामीटर है वो अलग है। उसके लिए एक इंजीनियरिंग का कैलकुलेटर आता है, वो उससे कैलकुलेट करके, और वो चीज़ें आसानी से, बहुत आसान है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात बता रहा हूँ जो कहीं लोग यूज़ करते हैं उसको। तो आप उसको यूज़ करके अपने जीवन में काफ़ी लंबे समय तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको छोटे छोटे लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ओम की जो पूजा है, जो ओम, मैंने वास्तु पुरुष की जो मैंने बात की, आप ओम की, जैसे बृहस्पति के बारे में शुरू में मैडम ने बोला, आपको एक छोटा सा टिप और देता हूं। बृहस्पति के लिए आप 5 गाय याद करें, गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता। आप अपने जीवन में गाय, गुरु, गायत्री, गीता, इन 5 में से आप किसी भी एक को स्वीकार करें दिल से। स्वीकार का मतलब होता है आप उसको समर्पण भाव से उस पर लगें, तो आपके जीवन में बृहस्पति से संबंधित, चाहे वो पितृऋण हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो धीरे 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 दूर होने लगेगी। अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। पर क्योंकि ये एक छोटा था, मेरे को अचानक कहा गया दीपक जी ने, तो मेरे को कुछ बोलना था, तो मैंने कहा आप जी, ये 5 क्या है? गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता। जी, मैं यहाँ पर बलदेव जी को बुलाता हूँ। बलदेव जी, थैंक यू। अब सर ने जैसे कि बात छेड़ ही दी है वास्तु की,